पत्र जो पहला पत्र मेरा गया है वो अगस्त 2019 को ही मेरा ये पत्र जा चुका था कि मीरा भाईंदर और वसई विरार के लिए एक अलग से पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर ऑफिस यहाँ बनना चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी वाले वो लोग हर इलेक्शन के पहले जिस तरह से विवेक पंडित जी के ऊपर हमला हुआ, गोविंदा गुंजालकर को मारा गया, गीता वेडनेकर मैडम को मारा गया, डोमिनिका डाबरे मैडम को मारा गया, ऐसे कई सारे बड़े नेताओं को इन्होंने बलपूर्वक मारा। कैसा है ये भाई ठाकुर और उनका टीम कैसा है, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जिनको वो आदेश करते हैं कि जाओ तुमको यहाँ इनको जाके मारना है। ये कमिश्नर सुनिए जो काम कर रही है और जो कमिश्नरेट माहौल बनेगा तो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा? तो मुझे लगता है कि अगर वो उनकी व्यवस्था यहाँ रहेगी ऑब्वियसली इनका जो गुंडाशाही जो चल रहा है, जो गुंडाई कानून चल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बार बार गुंडा कह रहे, लेकिन चुनाव जब भी होता है तो कुछ और ही नजर लगा। कहा ना मैंने, इलेक्शन के एक दिन पहले मारामारी हो जाएगी, मतदार के सामने अगर मारामारी होगी तो उसे वोट करने से डरेगा, घबराएगा। 2012 में हमारे यहाँ पे जितने केसेस रजिस्टर हुए थे वो 2505 और 19 तक आते हैं 5000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और जो अगर एनसी देखेंगे तो 50,000 है। 43 to 46% जो है यहाँ का क्राइम रेट 2012 से 19 तक का मैं सिर्फ बता रही हूँ, इतना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है। क्या आप गुंडा कहते हैं, आप आरोप लगाते हैं जी, आप टाडा एक्टिविस्ट बोल देते हैं, आप बोलते हैं कि दाऊद के हर बार चुनाव होता है तो जीत जाते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो वसई विरार की तरफ से भी उनको वोट मिलते हैं और सेकंड पोजीशन पर रहते हैं, जनता का प्रेम उनको मिलता रहता है और आप गुंडा बोलते रहते हैं। कहाँ से? सबसे पहले आपने बोला कि मैं गुंडा कहती हूँ ना, मेरे गुंडा कहने के पहले मैं बताती हूँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने कहा है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसियों ने जब सर्वे किया है तो उसके अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र पूरे देश में 3rd नंबर पे है क्राइम में। हमारा वसई विरार शान से 28 नंबर पर है। तो ये शान की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। 28 नंबर पे आने का क्या पीछे पूरा आप विरार को ही मानती है? डेफिनेटली। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज एक बार फिर उस महिला के साथ बातचीत करने के लिए जिसे भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करना, बेधड़क बेबाक, जिनकी बात शैली में आपको धड़कपन नजर आएगा, सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में एक महिला है जिसने अपनी आवाज़ उठाई है। इन्होंने क्यों सोचा था कि वसई विरार क्षेत्र कमिश्नरेट वाला माहौल यहाँ बन जाए? क्यों सोचा था कि आखिर यहाँ पर अब कमिश्नर बैठे और अब वो अपनी बागडोर संभाले? यहाँ का पुलिसिया व्यवस्था पर आखिर इनको क्यों विश्वास कम पड़ा था? अब आ चुके हैं सदानंद दाते, एक नए कमिश्नर वसई विरार और मीरा भाईंदर के। लेकिन वो क्यों? वो तो अच्छी बात है कि चूंकि इनकी मांग थी और पूरी हो गई, लेकिन इस पूरे कमिश्नरेट माहौल के पीछे का कारण, प्रसिद्धि, इन्होंने कब पत्र लिखा और उसे जो अब कमिश्नर आके अब अपना कार्यभार संभालने के लिए वो अपने काम को शुरू कर चुके हैं, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन इस पूरे बातचीत पर, इस पूरे माहौल पर हम प्रकाश डालने के लिए नेहा दुबे से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे कि आखिर आपको कब लगा कि नहीं कमिश्नरेट वाला माहौल बनना चाहिए? कब आपने पत्राचार करना शुरू किया? आपके बहुत सारे पत्र आपने यहाँ से लेकर दिल्ली तक लिख दिए, मतलब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक किसी को छोड़ा नहीं आपने पत्र लिखने में। सबसे पहला कि क्यों किया और क्यों लगा आपको कि कमिश्नरेट माहौल बनना चाहिए? दरअसल यहाँ की सबसे बड़ी बात, वसई विरार की जो आबादी है वो आबादी इतनी ज़्यादा है, 25 लाख जनता की आबादी है और हमारे पास पुलिस कर्मचारी मात्र 1500 है। तो उसके वजह से कैसा है कि 1500 जो पुलिस हमारे कर्मचारी है, जितने भी पुलिस भाई है, वो इस 25 लाख की जनता को संभाल नहीं सकते। तो हमको पुलिस बल ज़्यादा चाहिए था। और यहाँ पे जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, उनके साथीदार जो टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर जो है, जयेंद्र विष्णु ठाकुर भाई ठाकुर, उनका वो जो माफियाओं का, जो गुंडों का जो सरगना बन के वो यहाँ बैठे और जिस तरह से वो अपना गुंडागर्दी और जिस तरह से वो उन्होंने अपने गुंडाई राज यहाँ चला रखी है, उस वजह से और उसको कम करने या उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कमिश्नर के बैठते ही यहाँ पर उनकी जो पूरी गुंडाई
लड़ाई है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होके पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन आपने किस सन में आपने सोचा कि अब माहौल बनना चाहिए और आपने पत्र लिखना शुरू किया? हमारा पत्र जो पहला पत्र मेरा गया है वो 2019 में 18 अगस्त 2019 को ही मेरा ये पत्र जा चुका था। और ये पत्र में हमने बाकायदा मांग की थी और हर चीज़ के हर एक मुद्दे को, हर एक एंगल को देखते हुए हमारा मांग था कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस क्यों बनना चाहिए, क्योंकि पहले ये सब डिसाइड हो चुका था। देवेंद्र फडणवीस जी ने डिसाइड किया था, उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन भी किया था, मांग भी किया था कि मीरा भाईंदर और वसई विरार के लिए एक अलग से पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर ऑफिस। आपका भरोसा नहीं था यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर जो भी चल रही है? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं था। कैसा था कि हमने हर इलेक्शंस के पहले, मैं 2004 से हर इलेक्शंस यहाँ पे गौर से देखती आई हूँ, हर इलेक्शन के पहले यहाँ के जो सत्ताधारी थे बहुजन विकास आघाड़ी वाले, वो लोग हर इलेक्शन के पहले, जिस तरह से विवेक पंडित जी के ऊपर हमला हुआ, गोविंदा गुंजालकर को मारा गया, गीता वेडनेकर मैडम को मारा गया, डोमिनिका डाबरे मैडम को मारा गया, ऐसे कई सारे लोगों को, कई सारे बड़े नेताओं को इन्होंने बलपूर्वक मारा। और इलेक्शन के ये सब कुछ होता था इलेक्शन के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, ताकि इलेक्शन का जो व्यवस्था है, जो इलेक्शन का माहौल है वो खराब हो जाए। उनके जो भी कैंडिडेट होते थे उनके सपोर्टर घबरा जाए उनको सपोर्ट करने में, और जब कैंडिडेट और उसका सपोर्टर ही घबरा जाएगा तो ऑब्वियसली वोटर्स उनको ज़्यादा वोट नहीं करते हैं। तो इसका एकदम सिंपल था। हमने देखिए जब गावित साहब का जब इलेक्शन था तब हमने पत्र व्यवहार किया था और बाकायदा हमने जो हमारे एसपी थे पालघर के गौरव सिंह जी, उनको पत्र लिख के कहा था कि हमने एक लिस्ट बना के दी थी कि ये आरोपी है, ये गुंड प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं, इनको कायदा 110E के तहत आप लोग इनको अरेस्ट करके जेल में डालिए ताकि शांतिपूर्वक इलेक्शन का माहौल जो है वो निकल जाए, इलेक्शन जो शांतिपूर्वक निपट जाए। लेकिन क्योंकि हमारे गौरव सिंह जी समझाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया कि मैडम जितनों का लिस्ट आपने दिया है ये सब के ऊपर तो बहुत पहले का FIR है, अगर हाल ही का कोई FIR रहेगा तो इनको मैं जो है अरेस्ट करूंगा। इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्शन के बराबर एक दिन पहले रविंद्र फाटक जी जो शिवसेना के हैं उनके ऊपर हमला हुआ और उनके ऊपर आप लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए गावित साहब का गावित साहब के लोकसभा इलेक्शन के दौरान की बात किया मैंने। और रविंद्र फाटक जी के ऊपर हमला हुआ, वो तो रविंद्र फाटक जी के जो खुद के जो पुलिस बॉडीगार्ड थे उनके वजह से, और जो हमारे यहाँ के कुछ जो डेरर जो शिव सैनिक थे जिन्होंने उनको बचाया, उसके वजह से रविंद्र फाटक जी बच गए। नहीं तो उनके ऊपर बड़ा हमला प्लान हुआ था, उस वजह से वो बच गए। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त आप लोग भी, आपका चैनल भी कवर कर रहा था ये न्यूज़। उस वक्त क्या हुआ था, गौरव सिंह जी जो है लेफ्ट राइट करने में बिजी थे, वहाँ 500 लोग, यहाँ 500 लोग। अब उनकी दिक्कत हो गई थी किसको बचाऊं, किसको अरेस्ट करूं। तो अगर समय पे, अगर उन्होंने समय रहते कुछ लोगों को, जिनका लिस्ट हमने नाम बना के दिया था, उन लोगों को अगर वो अरेस्ट कर लेते तो ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ अवॉइड होती। और जिसका रिजल्ट ये होता है कि मतदार जो है वो घबरा जाता है, वोटर जो है डर जाता है। प्रदीप शर्मा जी के इलेक्शन में सेम यही हुआ था। प्रदीप शर्मा जी के लिए मैंने खुद रिटर्न में एक एप्लीकेशन किया था, तभी भी हमारे गौरव सिंह जी थे, और उनको मैंने एप्लीकेशन किया था कि प्रदीप शर्मा जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि उनके ऊपर जानलेवा हमला होने की साजिश है, वो उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो उस वक्त वहाँ से एसपी ऑफिस से मुझे ये जवाब आया था कि अगर प्रदीप शर्मा जी खुद लिख के देंगे कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मेरा बढ़ाया जाए तो हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, वरना नहीं होगा। और हुआ क्या, बराबर इलेक्शन के एक रात पहले प्रदीप शर्मा जी के ऊपर हमला हुआ, और भयानक हमला हुआ। जब प्रदीप शर्मा जी उस हमले से निकल के अपने बंगले पर गए, जो नाला सुपारा में हमला हुआ, और नाला सुपारा से वो अपना बंगला वसई में गए, तो उनके बंगले पे 500 लोगों ने अटैक किया। तो जितने से मारामारी अगर यहाँ पर हुई है तो ये लोग तो इमीडिएटली पहुंचे नहीं उनके बंगले पर। तो कैसा है ये भाई ठाकुर और उनका टीम कैसा है, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जिनको वो आदेश करते हैं कि जाओ तुमको यहाँ इनको जाके मारना है, या इनसे मारामारी करनी है, या उनको जान से मार डालना है। तो वो चीज़ हुआ। ये पूरा प्लान्ड अटैक था कि यहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ, वो वहाँ बंगले पर पहुंचे, उनके बंगले पर अटैक हुआ। तो वो 500 लोग वो थे, आप समझ रहे हो। तो ये सब भी क्यों, अगर उस वक्त एसपी साहब ने ध्यान दिया होता, अगर शर्मा साहब का प्रोटेक्शन बढ़ा दिया होता, या जिस तरह से इलेक्शन का माहौल था अगर अच्छे से प्रोटेक्शन दिया होता, उनको बचा लिया होता, तो शायद ये नहीं होता। और होता क्या है कि उसमें
मतदार घबरा जाता है, जो उनके सपोर्टर है, जो शर्मा साहब के जो सपोर्टर थे वो लोग भी उसमें कई घबरा जाएंगे। आज आप बताइए, आज आप भी विरार में रहते हैं, अगर आपको कुछ होता है और अगर आप रविंद्र फाटक जी के या अगर आप शर्मा साहब के सपोर्टर है, अगर आप पे भगवान न करे अगर कोई अटैक होता है तो आप फ़ोन करेंगे शर्मा साहब को या फिर रविंद्र फाटक जी को, तो उनको आप तक पहुंचने के लिए या मदद पहुंचाने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे, अरे उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा मैं इनको कर दूं, ये लोग मुझे कोई अटैक ही नहीं करेंगे। तो घूम फिर के लोग क्या करते हैं, वो गुंडे के शरण में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो इन लोगों का ये गुंड प्रवृत्ति का स्वभाव है और इन्होंने अभी बहुत थोड़ा इतने साल से कोर्ट कचहरी जाके थोड़ा दाव पेच हो सीख गए हैं, उनको पता चल गया है कि जो क्राइम करता है वो अरेस्ट होता है, तो अब वो क्राइम करवाते हैं वो लोग। और इस तरह से वो लोग हर इलेक्शन में इस तरह का माहौल वो लोग खराब करते हैं और इलेक्शन के बलबूते पे वो जो है अपना एक छत्र राज। इसलिए आपका कहना यह है कि राजनीति करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल, आपका कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है पुलिस का इस्तेमाल। मेरा कहने का मतलब है कि आपने कहा ना, आपने कहा कि गौरव सिंह जो एसपी थे पहले वो लेफ्ट राइट कर रहे थे, वो पहुंचे नहीं का, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली में संदेह है आपको। लेफ्ट राइट बोलने का मतलब लेफ्ट में बहुजन, राइट में शिवसेना, वो दोनों को संभालने में रह गए। अगर यही चीज पहले कर लिया होता तो लेफ्ट राइट का सिचुएशन ही नहीं आपको संदेह है यहाँ की स्थानीय पुलिस पर? नहीं है, सबके ऊपर तो आप नहीं संदेह कर सकते ना। फिर भी किस पर संदेह? नहीं, सब पर। कमिश्नरेट माहौल इसलिए बने ना कि आप, इसका मतलब साफ है कि वर्तमान पुलिस जो काम कर रही है और जो कमिश्नरेट माहौल बनेगा तो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट ज्यादा होगा। कैसा होता है, कमिश्नर जो होता है वो डायरेक्ट कमिश्नर भी बन सकता है, अरे सॉरी, एसपी जो होता है वो डायरेक्ट एसपी भी बन सकता है, लेकिन जो कमिश्नर होते हैं उनको बनने के लिए कम से कम 4 से 5 जिला में वो एसपी होके आए, वो आईजी 2 बार कम से कम बने तो वो कमिश्नर बने। बहुत गंभीर, बहुत अनुभवी। हाँ जी, उनका अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही रहता है। और दाती जी का तो बहुत अलग जी, और आप तो जानते हो, वो तो आ रहे हैं सीबीआई से बिल्कुल आए हैं, तो उनका अनुभव तो बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि अगर वो उनकी व्यवस्था यहाँ रहेगी तो ऑब्वियसली इनका जो गुंडाशाही जो चल रहा है, जो गुंडाई कानून चल रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, बार बार गुंडा कह रहे हैं, लेकिन चुनाव जब भी होता है तो कुछ और ही नजर ला जाता है। कहा ना मैंने, इलेक्शन के 1 दिन पहले मारामारी हो जाएगी, मतदार के सामने अगर मारामारी होगी, अगर उम्मीदवार के सपोर्टर के सामने उसकी मारामारी होगी तो कोई उसे वोट करने से डरेगा, घबराएगा। अगर मैंने कहा अगर आपके घर पे 4 गुंडे आ जाए तो आप अपना घर बचाएंगे कि आप फिर आप कहने का मतलब सुनियोजित एक योजना होती है इनकी, राजनीति का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल। आपको अगर याद होगा कि आपके ही चैनल, आप ही के इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि रक्त चरित्र पूरी तरह से उस तरह से प्लान होता है, मारामारी होती है, रक्त बहता है, सब कुछ होता है। इनके लिए बस राजनीति ही है और उसके लिए फिर वो 100 खून माफ है उनके लिए, उनका वो सोचना है। अच्छा, अभी क्या लगता है कि जब ये जो व्यवस्था बदलेगी तो इस नई व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है और लगता है कि कुछ अलग होगा? उम्मीद है, क्योंकि कैसा है, ये व्यवस्था लाने का जो हमारा सबसे बड़ा मांग ये था कि जो सबसे पहले तो आज आप वसई विरार की आबादी जो है वो ऑफ अबाउट आपको 25 लाख जनता की आपकी आबादी है। जो मीरा भाईंदर की आबादी है वो एक्चुअली कैसा हो गया था, पहले डिसाइड ये हुआ था कि मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट बैठेगा, पर हमारा मांग ये था कि वो बैठे पर जो कमिश्नर हेडक्वार्टर जो बनेगा वो आपका वसई में बने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सिडको ने 27 एकड़ ज़मीन वो पुलिस के लिए छोड़ी है, रिजर्व करके रखी है, और जिसके ऊपर पुलिस का पोजीशन है उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल मार के वो ज़मीन रखी है। तो 27 एकड़ में मुझे लगता है एक अच्छा कमिश्नर ऑफिस बन जाएगा, यानी वसई में होना चाहिए। जी, मेरा मांग है कि मेन बने तो ये वसई में बने, मेरा मांग ये है। और वो वसई में क्यों बने, तो उसका मेन मांग है कि सबसे पहले तो अगर आबादी वाइज देखिए तो 14 लाख वहाँ की आबादी है, यहाँ की आबादी जो है वो आपकी 25 लाख है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन वाइज भी देखें तो उनका 6 पुलिस स्टेशन आता है, अपना 7 पुलिस स्टेशन आता है, प्लस 3 प्रपोज्ड है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो क्राइम भी अगर आप देखिए तो वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। हमारा अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने पूरा उसका आपको इस मेरे पत्र व्यवहार में उसका पूरा आपको टाइम टेबल बना हुआ मिलेगा, पूरी तरह से उसका ग्राफ बना हुआ मिलेगा कि 2012 में हमारे यहाँ पे जितने केसेस रजिस्टर हुए थे वो 2505 थे, और वही अगर आप हर साल बढ़ते आ रहे हैं। 2013 में 2763 यानी 10% बढ़े, और 2014 में
3,156 यानी 26% बढ़े। और 19 तक आते आते 2019 के अंदर 5,000 केसेस सिर्फ रजिस्टर्ड हुए, और जो अगर एनसी देखेंगे तो 50,000 एनसीज हुई है हमारे यहाँ। तो ये यानी क्राइम रेट 2012 के बाद बढ़ता गया है 43 to 46% जो है यहाँ का क्राइम रेट 2012 से 19 तक का मैं सिर्फ बता रही हूँ, इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ा है। और प्लस अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर अगर 27 एकड़ ज़मीन रखी है तो मैं उसका सर्वे नंबर के साथ आपको बता सकती हूँ। सर्वे नंबर 157 और 176 ये दोनों सर्वे नंबर है, यहाँ पे मिला के टोटल ज़मीन जो है 27 एकड़ जो सिडको ने अप्रूव्ड करके रखी है, उस पर पुलिस का पोजीशन है, उन लोगों ने अपना लेके रखा है। प्लस अगर आप वसई तालुका के अगर कोर्ट का बात करें तो आज आपका कोर्ट यहाँ पर अगर ये चीज़ मीरा भाईंदर में बनती है तो आरोपी को लाना ले जाना मीरा भाईंदर से यहाँ पर एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का ही खर्चा पड़ेगा। अगर यहाँ रहता है तो कोर्ट भी नज़दीक में है, हर एक चीज़ कोर्ट में जाना आना भी उनको ईजी पड़ेगा, और हर एक चीज़ मतलब सारी चीज़ यहाँ पर ही है, वसई विरार मरी में ही है। ये देखिए आबादी वाइज देखिए तो सबसे ज़्यादा जो 4 महानगर पालिका कमिश्नर ऑफिस बैठेगी तो उसमें जो अपना वसई तालुका और विरार का है तो 25 लाख की जनता का आबादी है, क्राइम रेट 4,000 और पुलिस फोर्स हमारे पास 1,500 है। नासिक का बात करें तो 22 मिलियन पॉपुलेशन, 4,000 क्राइम, और पुलिस फोर्स हमसे डबल है, उनके पास 3,000, ठीक है। और सबसे कम हमारे पास है अमरावती पुलिस के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर 1 मिलियन का पॉपुलेशन है उनका, क्राइम रेट 2100 और पुलिस फोर्स उनके पास 1800 है। औरंगाबाद का भी सेम है, 2 मिलियन आबादी है उनकी और 3,500 उनका क्राइम रेट है, और पुलिस फोर्स हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ये है, तो इसमें जो हमारे पास है उसमें आप 1,500 है हमारे पास। हाँ, सबसे कम हमारे पास 25 लाख की आबादी में 4,000 क्राइम रेट है। और ये कितने ये जो क्राइम रेट आप बता रही हैं ये कितने से, ये कौन से ईयर का है? ये सब मैंने 2019 तक का निकाला। 19 तक का निकाला, और 1,500 हमारे पास मात्र पुलिस फोर्स है। जी, तो एकदम कम है। तो क्योंकि पुलिस व्यवस्था कम है, पुलिस कम है, तो इतनी बड़ी जनता पे भी उनको संभालना भी मुश्किल है, और केसेस तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन खुद बेबस हो जाती है कभी कभी? हाँ, नहीं मतलब उनके ऊपर लोड बढ़ जाता है ना, बेबस हो जाती है कि नहीं, उनके ऊपर लोड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और उसके अलावा अगर आप देखिए तो जो लिकर माफिया है, जो पूरा दारू का जो माफिया है, वो हमारे यहाँ पे जितने भी दारू दमन से या कहीं से इलीगल जो दारू आता है, वो दारू यहीं से हमारा वसई विरार सेंटर पॉइंट है, यहीं से बम्बई में बिकता है। उसके अलावा केरोसिन और ऑयल के माफिया भी हमारे यहाँ पर ही है। उसके अलावा आप देखिए जितने भी अनऑथोराइज्ड ढाबा है, ये सब यहाँ पर से सारी इलीगल एक्टिविटीज चालू होती है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो जितने भी रिसोर्ट्स हैं उसमें से मोर देन 500 रिसोर्ट्स तो इलीगल है, जो कि हमारा जो पूरा कोस्टल एरिया है 58 किलोमीटर्स का कोस्टल एरिया है, जो पूरा समुद्री किनारा है, जिससे भविष्य में हमारे ऊपर आतंकी हमला होने का भी साजिश हो सकता है। जब गेटवे ऑफ इंडिया पे आ सकते हो तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, तो वहाँ से भी टेंशन है, तो यहाँ पर होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो उनका साथीदार है भाई ठाकुर, टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर, वो यहाँ से सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से सारा सिस्टम पूरे देश में चला रहा है, सारा क्राइम पूरे देश में चला रहा है, उसी तरह से भाई ठाकुर विरार से बैठ के सारा क्राइम चला रहा है। और अगर कमिश्नर ऑफिस वसई में बनता है तो उससे ये होता है कि इनकी गुंडाशाही खत्म होगी, इनके ऊपर एक नज़र रहेगी पुलिस की पूरी टाइम से और पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से इनका गुंडाई खत्म कर देगी। आपको क्या लगता है ये जो आदेश पारित हुआ है, जी, क्योंकि आपने देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान आपने मांग की थी, जी, अब जो लागू हुआ है वो हुआ है उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल, आपके भाजपा के थे, आप भी भाजपा में हैं जी, उस समय लागू नहीं करा पाए और इस समय लागू हो गया है, कैसा है तो कहने का मतलब सरकार में अंतर है ना। मैं उसके लिए उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि इस तरह का कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य है, खास करके हमारे यहाँ की जनता के लिए। मैं उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी को कुछ नहीं, उनको भी धन्यवाद कहूंगी क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं ने किया ना, लेकिन जब तक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा तो 10th कैसे पास करेगा। लेकिन पारित और लागू कराने में अगर वो चाहते तो कैसा है प्रोसीजर होता है ना कि आपको ऊपर जाके होम मिनिस्ट्री से भी आदेश लेना होता है, पीएमओ से आदेश लेना पड़ता है, फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ निर्णय ऐसे भी हुए हैं जो 24-24 घंटे में बड़े निर्णय हो चुके हैं मैडम, तो आप ये बता रही हैं कि नहीं, तो फिर तो ये तो हुआ कि आप बचाव कर रहे हैं। नहीं, बचाव का मेरे कहने का मतलब ये कि जो लागू करे जी निश्चित रूप में उसकी कार्यशैली में, मैंने धन्यवाद कहा ना, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि कैसा है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सारा रिपोर्ट और जो सारा काम किया, जो होमवर्क, जो मेन किसी चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना हो फडणवीस
फडणवीस जी ने किया, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो एसपी थे, जिला के हिसाब से एसपी थे, हमारे यहाँ काम भी अच्छा चल रहा था, पर जो उनका थॉट था कि एक सिविल साइड के लिए और एक अर्बन और रूरल के हिसाब से, उन्होंने कहा शहरीकरण के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स अलग होती है, गाँव के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स थोड़े अलग होते हैं, उनको संभालने के लिए पुलिस की व्यवस्था वैसी होती है, गाँव की व्यवस्था अलग होती है। तो ये उनका थॉट था और इसीलिए उन्होंने जो जिस तरह से डिसाइड किया कि 39 लाख जनता के लिए जो कमिश्नरेट ऑफिस मीरा भाईंदर और नाला सोपारा वसई विरार का जो उन्होंने प्लान किया, वो उसी हिसाब से प्लान किया कि 14 लाख आबादी वहाँ की, 25 लाख आबादी हमारे यहाँ की, वहाँ पर से आपका 1.5 ये आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, जो कि नरेंद्र मेहता जी मतलब गीता जैन जी का और प्रताप सरनाइक जी का, और यहाँ पर हमारा तीन वसई नाला सोपारा, मतलब कुल मिला के उन्होंने स्टडी वसई नाला सोपारा। अब मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये आखिरी सवाल इसलिए कि पहले जब आप उत्तर दे रहे तो मुझे लग रहा है उस जगह टोकना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आखिरी सवाल में ये कि आप गुंडा कहते हैं जी, आप आरोप लगाते हैं जी, आप टाड़ा एक्टिविस्ट बोल देते हैं, आप बोलते हैं कि दाऊद के, लेकिन हर बार चुनाव होता है तो जीत जाते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो वसई विरार की तरफ से भी उनको वोट मिलते हैं और सेकंड पोजीशन पे रहते हैं, जनता का प्रेम उनको मिलता रहता है, और आप गुंडा बोलते रहते हैं। कहाँ से सबसे पहले आपने बोला कि मैं गुंडा कहती हूँ ना, मेरे गुंडा कहने के पहले मैं बताती हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने कहा है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसियों ने जब सर्वे किया है तो उसके अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र पूरे देश में 3rd नंबर पे है क्राइम में, और हमारा वसई विरार बड़े ही शान से 28 नंबर पर है। तो ये शान की बात नहीं है, ये शर्म नहीं तो की बात 28 है। नंबर पे आने का क्या पीछे पूरा आप विरार को ही मानती है? विरार के डेफिनेटली, मैं तो क्लियर कह रही हूँ ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का साथीदार टाड़ा आरोपी भाई ठाकुर ने ये सब कुछ श्रेय दिलाने में सबसे बड़ा हाथ और इकलौता हाथ उनका है। उन्होंने जो गैंग बनाई है, जो छोटी बड़ी अपने अंडर में जो गैंग बनाई है, उस गैंग के चलते यहाँ पे तो एक छत्रराज उनका है 30 साल से। लेकिन लगातार जनता का प्रेम, सॉरी, लगातार चुनाव जीतना, अच्छा वैसा चुनाव जीतना, मैं इसी मैंने पे कहा ना कि हर इलेक्शन के पहले मारामारी होना, मैंने तो कहा, मैं ज्यादा दूर नहीं, मैंने कहा मैं 2004 से लेके अभी तक के इलेक्शंस का बात कर रही हूँ, तो मैंने तो हर इलेक्शन में देखा, हर इलेक्शन के एक दिन पहले मारामारी होना, हर इलेक्शन के पहले बहुत मजबूत मार देना, और जब जब पैरोल पे कुछ लोगों का छूट के आना, मर्डर हो जाना लोगों का, बड़े नेताओं का मर्डर हो जाना, प्रवीण धुले जैसे इंसान का मर्डर हो जाना, नवलीन कुमार मैडम जी का मर्डर हो जाना, ऐसे बड़े बड़े जो सोशल वर्कर थे, बड़े बड़े लोग थे, उनका मर्डर होना उनके समाज के प्रति फिर भय का माहौल क्रिएट करता है। इलेक्शन के एक दिन पहले उम्मीदवार से मारामारी करना, इससे भय उनके मतदारों का, उनके सपोर्टर का, उनको जरूरी नहीं है ना कि हर क्राइम के पीछे इनका ही हाथ हो, इनके पार्टी का और इनका हाथ होता है। ये क्या करते हैं, लोगों को आप बार-बार एक ही व्यक्ति पर अभी आप पूछ रहे हो जीत क्यों रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ ना, आपने तो न्यूज कवर की है सचिन जी, दोनों न्यूज कवर की है, एक शर्मा साहब वाली न्यूज भी आपने कवर की है, गावित साहब वाली न्यूज भी आपने कवर की, तो आपको तो पता था ना कि वर्सेस कौन था, शर्मा साहब वर्सेस कौन था। चुनाव में दो गुटों में आपस में भिड़ंत ये बहुत अब तो चुनाव के दौरान होता रहता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चुनावी सभ्यता के अनुसार नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत होता है उसके पीछे किसी एक पार्टी को। अभी बहुत सही बोले आप, गावित साहब के वक्त भी वही पार्टी थी, शर्मा साहब के वक्त भी वही पार्टी थी। क्या पहल इस तरफ से हुई? आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो ये सब चीज को कवर कर रहे हैं, क्या पहल शिवसेना पार्टी की तरफ से हुई या पहल इस, लेकिन वो अंततोगत्वा हर बार पहल बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से क्यों होती है? अंततोगत्वा परिणाम तो एक ही है ना, चुनाव जीतना है, उनको लगता था पैसे बांटने आए हैं, इस तरह का आरोप लगता है, और वो आपस में वही बात है ना, वो लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, पर मारामारी क्यों करते हैं? अगर आप आरोप करें तो आप पत्र व्यवहार करिए, आप उनको रंगे हाथ अरेस्ट करवाइए, अगर आपको आरोप है आप उनके ऊपर रेड डलवाइए, आप अरेस्ट करवाइए उनको, आप उस तरह से करिए, आप वीडियोग्राफ करिए, आप स्टिंग करिए, लेकिन उनको करना है मारामारी, वो है गुंडा प्रवृत्ति के लोग। कैसा, मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ, एक भाई पार्टी चलाता है, दूसरा भाई पूरा गुंडागर्दी चलाता है,
समझ रहे हैं आप। दूसरा भाई जो है भाई ठाकुर, वो क्या करता है, गुंडों को अपने अंडर में पालता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको बोलता है जाओ इसका मर्डर करो, जाओ उसको मारो, जाओ ये करो। फिर दूसरे भाई को बोलता है हाँ जाओ ये आदमी ट्रेंड हो गया है, जाओ तुम इसको अपने पार्टी में इलेक्शन लड़ाओ। फिर वो अपने उसका पोस्टिंग हो जाता है ये भाई से दूसरे भाई की तरफ, फिर उस भाई के पास जाता है वो और जाता है इलेक्शन लड़ता है, नगर सेवक वर सेवक बन जाता है कभी कभार, फिर उसको सभापति बना देते हैं, फिर ऐसे करते हैं और उसकी पोस्टिंग बढ़ती रहती है। यानी कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं, और ये बहुत सच है। आप निकालिए ट्रैक रिकॉर्ड, निकालिए जितने नगर सेवक है सबका निकालिए ट्रैक रिकॉर्ड, किसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस है, कितने सिविल केस है। कई नगर सेवकों की बड़ाई भी कर चुकी हैं। कौन, किसकी किसकी? रुपेश जी तो आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई, कैसा है आपको वो? मानते हाँ थे। जी हाँ, वो हम लोग बचपन से देखे हैं एक दूसरे को। कैसा है, हमारा स्कूल था बाजू में, उनका गांव था, वो रहते थे, तो हमने उनको स्कूल के वक्त देखा था, हमको लेके आते जाते थे घर पे कभी कभार, तो हमने उनको बचपन से देखा है। उनकी बात अलग है। रही बात नीलेश देशमुख जी की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे मेरे फैमिली के, मतलब मेरे हस्बैंड के फैमिली के अच्छे टर्म्स है। नीलेश देशमुख जी और मेरे हस्बैंड एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। तो ये ऐसा बात है। इन सब के कभी कभी समय समय पर आप प्रशंसा भी करती रही। अगर प्रशंसा करने जैसा काम जो भी करेगा उसका हम तारीफ करें। तो वो बहुजन विकास अघाड़ी की तो है। नहीं, आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी जी के लिए क्या कहा था, अ राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनके लिए भी ये कह सकती हूँ, कैसा है, आज सत्ता उनके पास है इसीलिए उनके पास है, कल को सत्ता अगर शिवसेना के पास रही या बीजेपी के पास रही तो ये भी हो सकता है कि जिस तरह आपने आप तो संकेत ऐसे दे रही हैं उनको, उनके लिए। जी शर्मा साहब के इलेक्शन के वक्त आपने सुना था। हाँ, कई नगर सेवकों के संपर्क में। हाँ, कई नगर सेवक और हकीकत में आ रहे थे उस वक्त। अगर इस शर्मा साहब का मारामारी का इंसिडेंट नहीं होता तो ये भी हो सकता था कि वो लोग आ जाते। और बीच में आपने सुना भी था कि किसी एक का ऑडियो भी वायरल हुआ था कि हम शिवसेना में आ रहे हैं, किसी उनके एक सभापति नगर सेवक का ऑडियो भी वायरल हुआ था अभी हाल ही में इस कोरोना। आप सीताराम गुप्ता की बात कर रही हैं, उनका ही मुझे नाम नहीं पता, उन्हीं का ऑडियो सुना था। इस तरह का बताया जा रहा था कि उनके ऑडियो। चलिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थी नेहा दुबे, और नेहा दुबे ने लगभग उस सारी कि आखिर क्यों आना चाहिए यहाँ पर कमिश्नर, क्यों बैठना चाहिए और क्यों अपने काम को संभाले, यहाँ का क्राइम रेट किस तरह है। स्क्रीन पे आपने काफ़ी सारे वो पत्र देखे होंगे, उस पत्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का माहौल जो बढ़ता जा रहा था उसके पीछे क्यों नहीं बड़े फैसले किए गए। लेकिन जब कमिश्नर आ रहा है, देखना ये होगा कि किस प्रकार से तुरंत आते हैं और काम करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।